नमस्कार दोस्तों। रूस को लेकर अमेरिका इस समय जितना ज्यादा जोश में है उतना ही भारत चुप्पी साधा हुआ है। आखिर भारत चुप क्यों है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर फिर से एक नया आकार ले रहा है? यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए सबक बन चुका है, स्पेशली छोटे देशों के लिए, क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच में यूक्रेन इस समय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो आखिर भारत इतना ज्यादा चुप्पी क्यों साधा हुआ है? पूरी वीडियो को डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जो लोग चैनल के पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की कमांड जब से डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आई है तो दोबारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये फिर से नया आकार ले रहा है। जो पिछले 75 सालों से वर्ल्ड ऑर्डर था, वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि उस व्यवस्था से है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था। उसके बाद से एक ऐसी व्यवस्था बनी थी, उसके लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। और उसके साथ साथ इसका चार्टर बना था। चार्टर में बहुत सारे जो इनपुट थे वो अमेरिका के लिए भी थे। तो ये जो बना था, अब ये धीरे धीरे जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल का जो कमान अपने हाथ में लिए है, ये धीरे धीरे चेंज होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में इस बात को प्रमुखता से शामिल किया था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का जो भूभाग है उस पर जबरन कब्जा नहीं करेगा। इस तरह की जो सैन्य कार्रवाई है उसको अपराध के दायरे में रखा गया था। अमेरिका ने ही इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1950 में, ध्यान रखिएगा, 1950 में अपना जो सेना है वो कहां पर भेजा था? शांति स्थापित करने के लिए जो नॉर्थ कोरिया है वहां पर भेजा था। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, शांति स्टैब्लिश कराने के लिए कि कोई भी देश एक दूसरे का जो भूमि है वो कैप्चर न कर पाए, यहाँ पर भेजा था, यहाँ शांति स्थापित कराने के लिए। अमेरिका ने ही 1991 में, ध्यान रखिएगा, 1991 में इराक की राजधानी बगदाद में भेजा था ताकि वहां पर सैन्य कार्रवाई के माध्यम से वहां जो तख्ता पलट हो रहा है, वहां पे जो युद्ध है उसमें शांति स्थापित किया जा सके। अमेरिका ने ही ये सब सारा काम कर रहा था। अब बात यह भी आ रही है कि 1800, ध्यान रखिएगा, 1816 से लेकर 1945 के बीच, 1816 से लेकर 1945 के बीच एक दूसरे देशों के भूभाग पर जबरन कब्जा करने की जो घटनाएं हैं, 150 से ज्यादा ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। उसके बाद वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका का संरक्षण मिलना शुरू कर दिया। इस व्यवस्था के जरिए एक दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण को रोका गया। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की इसी उपलब्धि को पीछे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि पुराना यानी कि जो वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें जो अमेरिका है, अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले की जो तीसरी बरसी है, इसी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसी हफ्ते रूसी हमला की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रस्ताव लाया गया था यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रस्ताव लाया गया था जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, इनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। तो इस प्रस्ताव में जो अमेरिका है यानी कि जो यूएसए है, ये बेलारूस, उत्तर कोरिया, सूडान के साथ उसी पंक्ति में खड़ा हो गया जो लोग रसिया का सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि इस प्रस्ताव में एक खुला तौर पर ये रसिया का सपोर्ट करते हुए नजर आए, यूक्रेन के विरोध में ये खड़ा हो गए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है। दूसरी तरफ जो ब्रिटेन था और जर्मनी था और फ्रांस था, ये सब सारे देश, इटली, ये सब सारे जो देश है वो यूक्रेन का समर्थन किए, रसिया के अगेंस्ट में यूक्रेन का समर्थन किए। फिर उसके बाद एक और प्रस्ताव लाया गया, वो यूएस की तरफ से लाया गया, यानी अमेरिका की तरफ से एक और प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में, जब ये प्रस्ताव लाया गया अमेरिका की तरफ से, तो इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? इस प्रस्ताव में कहा गया था, सिर्फ ये कहा गया था कि युद्ध को रोक दिया जाए, जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहा है, युद्ध को रोक दिया जाए, शांति स्टैब्लिश किया जाए, और जो नुकसान हुआ है नुकसान को जुड़ाया जा रहा था कि इतना इसका नुकसान हुआ, इतना इसका। यानी रूस का किसी तरीके से जो निंदा है वो इस प्रस्ताव में नहीं किया गया। और दिलचस्प बात यह भी है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद अन्य देश भी थे, वो इस प्रस्ताव का भी विरोध नहीं किए। यानी कि वहां पर जो यूक्रेन लाया प्रस्ताव उसका सपोर्ट किए, जो यूएस लाया प्रस्ताव उसका भी विरोध नहीं किए। जो वीटो पावर, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास वीटो पावर्स है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ये चाहते तो अमेरिका के प्रस्ताव को रोक देते, लेकिन ये भी नहीं रोके, यानी अमेरिका का भी प्रस्ताव वहां पर पारित हो जाता है। तो बात यह भी आ रही है सुरक्षा परिषद का, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य है, जिसे P5 कंट्री के नाम से जाना जाता है। इस सुरक्षा परिषद के जितने स्थायी सदस्य उसका नाम है, एक बार जान लीजिए। यूएस यानी कि अमेरिका है,
रसिया है, फिर फ्रांस है, ब्रिटेन है, इसके बाद चाइना है। ये 5 कंट्री है जो परमानेंट सदस्य है सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यानी कि ये स्थायी सदस्य है। उसके बाद 10 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, जो हर 2 साल पर इनका चुनाव होता है। तो इस तरीके से ये प्रस्ताव अमेरिका का भी पारित हो गया, जो यूक्रेन के द्वारा लाया गया था वो भी प्रस्ताव पारित हो जाता है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने बमुश्किल से 1 महीना ही हुआ है और वह अमेरिका को उस खेमे के करीब ले जा रहे हैं जो दशकों से दुश्मन माना जा रहा है, यानी कि रसिया के करीब जा रहे हैं। अमेरिका को लेकर उन देशों में भी अब अविश्वास बढ़ रहा है जो पारंपरिक रूप से दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1945 के बाद से जो अमेरिका के सहयोगी थे, अब उनके अंदर भी असमंजस की भावना जग रही है कि कहीं अमेरिका हमारा भी साथ न छोड़ दे। जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और भी देश हो गए जो अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी माने जाते हैं। यूएन महासभा में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर वोटिंग से चीन और भारत, 2 ऐसे देश हैं, ध्यान रखिएगा, चीन और भारत, ये अपने आप को बाहर रखे। चीन और जो इंडिया है ये अपने आप को बाहर रख लिए, प्रस्ताव में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, ये बाहर रख लिए। यानी चीन और भारत विदेश नीति में रूस को लेकर एक तरह की निरंतरता है, यानी भारत की भी निरंतरता है और फिर उसका चीन की भी। उनका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ कि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, ये लोग न्यूट्रल रवैया अपना अपनाए। लेकिन अमेरिका ने अपना जो विश्वास है वो बदल लिया है, ये रसिया के जो खेमे में वहां पर जाकर खड़ा हो चुके हैं। एक वैकल्पिक दुनिया में भारत की जो जगह है अभी भी सुरक्षित है। अमेरिका पागल हो सकता है लेकिन भारत एक हद से ज्यादा नहीं। वो रूस के समर्थन में एकदम से खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि भारत की एक अपनी अलग रणनीति है। भारत नहीं चाहता कि क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन या विस्तारवाद को समर्थन या मान्यता दी जाए। भारत यूरोप के साथ भी अपना सकारात्मक संबंध बनाकर रखना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हमारा संबंध किसी तरीके से खराब हो। अब बात आती है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका क्या चाहता है? ट्रंप की नीतियों को लेकर केवल पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी उथल पुथल है। कैसे? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रही हैं निक्की हेली, यहाँ पर देखिए, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। यक्स पर इन्होंने पोस्ट क्या किया? इन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से स्वतंत्र और लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। गलत और सही के बीच अमेरिका को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हम गलत और सही के बीच की लाइन धुंधली नहीं कर सकते, हमें कोई एक पक्ष चुनना होगा और हमें किसी भी सूरत में तानाशाह का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये कह रहे हैं निक्की हेली जो कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रही है। पिछले ही हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे और उन्होंने मीडिया के सामने ही ट्रंप को यूक्रेन के मामले में काउंटर किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी व्हाइट हाउस जाने वाले हैं। अगर ट्रंप रूस के साथ यूरोप की चिंता किए बिना आगे बढ़ते हैं तो यूरोप, कनाडा, एशिया के भी जो सहयोगी देश हैं जैसे जापान, दक्षिण कोरिया हो गया, ये अपना अलग स्टैंड अपना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस की राजनयिक अलगाव और प्रतिबंधों से बाहर आने की भी कोशिश करेगा, रूस भी अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा। ट्रंप की नीतियों से केवल यूरोप और अमेरिकी सहयोगी ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि भारत के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के लिए कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के लिए यही अच्छा होगा कि अमेरिका के जो सहयोगी बने रहने की बजाय अपनी जो स्वतंत्र पॉलिसी है उसको अपनाए, जो भारत की हमेशा से न्यूट्रल स्टांस और जो फ्रीडम पॉलिसी रही है वो अपनाता आया है। भारत भी अपनी बुद्धिमत्ता से काम ले ही रहा है क्योंकि उसने क्वाड और ब्रिक्स दोनों में रहकर विकल्प खुला रखा है। यानी क्वाड्स अमेरिकी नेतृत्व वाला एक संगठन है और ब्रिक्स चाइना और रसिया जैसे देशों का दबदबा वाला संगठन है। इन दोनों संगठनों का भारत सदस्य है, दोनों में अपना संतुलन बना कर रखा है और अपनी विदेश नीति को भारत ने अपना स्वतंत्र रखा है, खुला रखा है। और बात यह भी आ रही है कि भारत पहले से भी कैसे सतर्क हो रहा है। अमेरिका आखिरकार कोई एक ईमानदार, कहा जा रहा है कि अमेरिका आखिरकार कोई एक ईमानदार या निष्कलंक देश तो है नहीं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कमोबेश एक जिम्मेदार देश की भूमिका भी निभाई है। अगर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है तो उसने कम से कम नियम को स्वीकार भी किया है। हम नियम में भरोसा करते हैं, भारत कह रहा है कि हम इस नियम में भरोसा करते हैं, किसी भी देश को दूसरे देशों पर हमला नहीं करना चाहिए, न ही उसके भूभाग पर कब्जा करना चाहिए।
लेकिन ट्रंप ने उन सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं, जिसका अमेरिका भी पहले वकालत करता था। अमेरिका भी वकालत करता था कि किसी देश की भूमि को कब्जा मत करो, किसी का अतिक्रमण मत करो, किसी का वायलेशन मतलब संप्रभुता का उल्लंघन मत करो। लेकिन अब ये जो मिसाल के तौर पर ट्रंप का जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, मिसाल के तौर पर ट्रंप कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पनामा कैनाल्स है जिसको कभी अमेरिका ने बनाया था, इन्होंने कह रहे हैं कि ये कैनाल अब हमें कब्जा कर लेंगे। वो जो ग्रीनलैंड है, कह रहे हैं यहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा है, अब ग्रीनलैंड को हम अपने में मिला लेंगे। ये सब सारी बातें कह रहे हैं। तो ग्रीनलैंड को जबरन लेने भी क्या रहे हैं। ये सारी बातें संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है इसका उल्लंघन है। दूसरी तरफ अमेरिका कहता था कि यूक्रेन रूस पर हमला अवैध है, जो यूक्रेन पर रूस हमला किया था ये अवैध है। अब रसिया के पाले में ही जाकर खड़ा हो चुके हैं युद्ध के खिलाफ। सच तो यह भी है कि क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कोई जंग नहीं शुरू की। वो तो कहते हैं हम युद्ध के खिलाफ हैं, युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है। सही, ये सत्य भी है इनके कहना, क्योंकि इनका पहला जो कार्यकाल बीता था ये किसी प्रकार का जो युद्ध है ये नहीं छेड़े थे, युद्ध स्टार्ट ही नहीं किए थे। भारत सरकारें भी बदली, लेकिन विदेश नीति में भी एक किस्म की निरंतरता है भारत में। अमेरिका की तरह ही नहीं, बाइडन रूस के खिलाफ आते हैं, जो बाइडन होते हैं वो आ जाते हैं तो रूस के खिलाफ हो जाते हैं, रसिया के खिलाफ हो जाते हैं। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो सडनली रूस के मित्र बन जाते हैं। लेकिन भारत की जो नीति है ना, हमेशा से नॉन अलाइनमेंट्स मूवमेंट की नीति रही है। भारत नैम को पालन करता है। नैम का मतलब जो गुट निरपेक्षता की नीति है। भारत किसी भी महाशक्तियों का समर्थन नहीं करेगा। भारत एक न्यूट्रल स्टांस लेता है। भारत हमेशा से उसकी पॉलिसी स्वतंत्र रही, न किसी का विरोध करेगा न ही किसी का सपोर्ट करेगा, ये भारत की नीति रही है। लेकिन भारत के सत्ता में भी पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के शासन है। बीजेपी भी देखिए, भारत में सरकारें बदलती है लेकिन भारत की विदेश नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। भारत में जो 11 साल से सत्ता में है बीजेपी, इसका भी कहना है कि जो भारत का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसको कहता है कि भारत मल्टी अलाइनमेंट्स मूवमेंट्स की बात करता है। यानी कि भारत चाहता है कि जो दुनिया है ये बहुध्रुवी रहे, किसी एक का डोमिनेंस न रहे, हर देशों को इसमें सम्मान मिले, हर देशों की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, ये बनी रही। भारत के जो वर्तमान सरकार है ये भी कर रही है, क्योंकि भारत पारंपरिक रूप से बहुपक्षीय वैश्विक संस्थानों, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक रहा है हमेशा से। भारत नहीं चाहता कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर बना था वो ध्वस्त हो जाए। भारत ने इसी ग्लोबल ऑर्डर में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश भी करता रहता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो ग्लोबल ऑर्डर्स है यानी कि जो वैश्विक परिदृश्य है ये चेंज हो तो भारत के खिलाफ ही हो जाए। ऐसा तो नहीं है, भारत के पक्ष में भी हो सकता है, खिलाफ भी जा सकता है। अब यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन के रह गया है। कैसे? यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन के रह चुका है। तो इसमें ट्रंप न केवल यूक्रेन रूस को लेकर अमेरिकी नीति बदल रहे हैं, बल्कि अपने पुराने जो सहयोगी हैं उससे भी धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। ट्रंप की सोच है अपने प्रतिद्वंदी रूस और चीन से अच्छे डील करने की। वो सोच रहे हैं कि हम अपने प्रतिद्वंदियों से भी अच्छी डील कर लें। दूसरी तरफ भारत की नीति है कि अमेरिका की जो बदलती नीति है उसको ठीक से हैंडल कैसे किया जाए। भारत ब्रिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। रूस के साथ ट्रंप जिस तरीके से पेश आ रहे हैं उससे जो एशियाई सहयोगी देश है उनके अंदर भी डर बैठ चुका है कि कहीं चीन के साथ भी भारत ऐसी रणनीति न अपना ले। अगर चीन के साथ रणनीति अपनाता है, अगर चाइना के पाले में चला जाता है अमेरिका, तो दिक्कत क्या होगी? क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें चाइना अपना डोमिनेंस हमेशा दिखाता रहता है। भारत से भी चाइना का बॉर्डर भी इशू है। अगर चीन के साथ अमेरिका मिल जाता है तो भारत का जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें पकड़ कमजोर होगी। तो भारत और जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन देशों को भी लगेगा, जो कि कभी अमेरिका के सहयोगी हैं, अभी भी सहयोगी हैं, उन्हें भी लगेगा कि अब तो हमें भी यूक्रेन की तरह डरना चाहिए। तो कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यूक्रेन अमेरिका के बदले से रूस से उन देशों को सबक लेना भी चाहिए कि महाशक्तियों का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। किसी भी महाशक्तियों का पिछलग्गू बनेंगे तो आपका देश एक युद्ध का मैदान ही बन जाएगा। यूक्रेन अपनी 20% भूमि खो चुका है, उसके दसियों हजार लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के जो लाखों लोग हैं दूसरे देश में शिफ्ट हो चुके हैं यूक्रेन के, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यूक्रेन जो अपना भूभाग है वो उसे वापस भी नहीं ला सकता है। अब उसे अमेरिका मजबूर कर रहा है कि वो अपनी खनिज संपदा डील करे ताकि अमेरिका ने युद्ध में जो मदद की है उसकी भरपाई हो सके। यूक्रेन को यह कीमत हारी हुई जंग के कारण ही चुकानी पड़ रही है। कल्पना कीजिए कि यूक्रेन ने अपना क्षेत्र गंवाया, उसके लोग मारे गए, अब अपनी खनिज संपदा अमेरिका को हवाले करने जा रहा है। इसके बदले में यूक्रेन को मिला क्या? जाहिर सी बात है अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला।
तो छोटे देशों को यह सबक सीखना चाहिए कि किसी भी शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध का मैदान न बने, यानी कि किसी भी जो शक्तिशाली देश है उसके बहकावे में न आ जाए, अन्यथा यूक्रेन वाली हाल होगी। तो हर छोटे देशों को यूक्रेन से सबक लेने की आवश्यकता है। थैंक यू।